नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट थीम नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास बंधुत्व जाति एंड वर्क अर्ली सोसाइटी 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा। अब प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 600 BC टू 600 कॉमन एरा में कितने बदलाव आए थे, उनकी जो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली उनकी जो लाइफ थी उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे और कुछ महाजन पद उभर के आए थे, न्यू डेवलपमेंट आई थी, कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी जो डेवलपमेंट आई थी आयरन के टूल्स से, और कुछ क्राफ्ट में भी परिवर्तन आए थे। उसी के संदर्भ में इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी लर्निंग अबाउट सोशल नॉर्म्स, कास्ट सिस्टम, वन सिस्टम, क्लासेज, कैसे ऑक्यूपेशन बेस पे ये चीज़ें बनी। लेट्स स्टार्ट प्लीज। प्लीज़ नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आप एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए वो आपको दी जा सके। ओके, जानने से पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उससे पढ़ने से पहले हम उसके सोर्स को जानते हैं। तो इन जिस चैप्टर में हम कुछ जो सोर्स को यूज करने वाले हैं, जिसके बेस पे इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। तो फर्स्टली ये कहता है हिस्टोरियन जो है टेक्सचुअल जो है ट्रेडिशन है, उन टेक्सचुअल जो एविडेंस है उनको यूज किया जाता है उनमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन से चेंजेस वहाँ पे आए पॉलिटिकली और इकोनॉमी। तो उसके लिए वो टेक्सचुअल जो टेक्स्ट जो मिलते हैं, बुक्स, एपिक्स या नॉवेल्स जो भी वहाँ पे मिलते हैं उस समय के दौरान के, उनका यूज किया जाता है। और इन टेक्स्ट में क्या होता है, बहुत से सोशल नॉर्म्स लिखे जाते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के बारे में इसमें बात कही जाती है। और कुछ जो हैं कमेंट बताते हैं, ओकेजनली जो कमेंट किए जाते हैं बाय द सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है, उनके बेस पे भी हम करते हैं। और ये कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर काफ़ी कुछ समाज के बारे में कहा जाता है कि क्या था, कैसे था, किसने दान किया, ये सारी चीज़ें भी हमें उन इंस्क्रिप्शन से भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन आर द रिटन डॉक्यूमेंट दोज आर रिटन ऑन दी हार्ड सरफेस लाइक ए स्टोन एंड मेटल। और इन इंस्क्रिप्शंस को बड़े ही सावधानी से जांचना पड़ता है, क्योंकि हर एक पर्सपेक्टिव जो होता है हर सोसाइटी का, सोशल कैटेगरी का, उनके बेस पे वो लिखी जाती है। क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल तो ये लिखवाते नहीं है, सोशल जो कैटेगरीज है उसमें भी अपर क्लास उनके द्वारा ये लिखवाए जाते हैं। सो वी नीड टू कीप माइंड इन द हु कंपोज इट और हु, किसने इसको लिखा और किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया, किस लिए लिखवाया, किसने लिखा, और किस लैंग्वेज में लिखा, ये भी हम कंसिडर करते हैं कि कौन से वे में वो सर्कुलेटेड की गई समाज के द्वारा। नेक्स्ट कहता है महाभारत, द सेंटर स्टोरी ऑफ महाभारत। महाभारत आप सबको पता ही होगा, आई थिंक आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि महाभारत क्या था। एपिक्स महाभारत डिस्पेक्टेड वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरी एंड सिचुएशन। ये महाभारत के अंदर हम देखते हैं कि एक वाइड बहुत बड़ा एपिक है, विशाल का है। इसमें 1 लाख के करीब इसमें क्या है, श्लोक हैं, और उसमें पूरा प्रदर्शन किया गया है। हालांकि स्टोरी इन दो ही परिवारों की है, कुरु एंड पांडव की, लेकिन इसमें सोशल नॉर्म्स बहुत यूज किए गए हैं, उनके द्वारा कैसे यूज किया गया, क्या किया गया, तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी थी वहीं से वो निकल के आई थी। हालांकि कुछ कस्टम्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स जो थे वो महाभारत जब लिखी गई तो उससे पहले के भी शुरू किए गए होंगे, स्टार्ट किए गए होंगे, उनकी बिगिनिंग वहाँ पे रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसी में स्टार्ट किया गया था। ओके, द सेंटर स्टोरी ऑफ महाभारत इज अबाउट 2 सेक्ट्स ओनिंग कजन्स, 2 कजनों की, यानी कि 2 परिवार हैं एक ही कुल के, उनकी ये कहानी है। डिस्क्राइब्ड फॉर आवर लैंड एंड पावर, और ये जो लड़ाई है उनके बीच झगड़ा होता है लैंड और पावर को लेके। दीज वर द कौरव एंड पांडवस, कौरव और पांडवों की, कौरव की तरफ से दुर्योधन और पांडव की तरफ से 5 पांडव थे। तो इनके ऊपर लड़ाई होती है कि लैंड और पावर की थ्रोन किसको मिलेगा। बिलोंग टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली, क्रूज, जो क्रू हैं उनकी ये सिंगल एक ही कुनबे के ये व्यक्ति हैं, जो कि उसमें एक महाजन
पद होता था। कन्फ्लिक्ट एंड होता है बाटल, जो कि पांडव जीत जाते हैं और वो दावा करते हैं फिर किस पे, पैटर्नियल सक्सेशन एंड प्रोक्लेम्ड, कि वो अपने पैतृक जो उनका है उसमें वो अपना फिर दावा करते हैं और वो एक तरह से क्या लेते हैं, वहाँ पे राज करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है वी एस थाकर सुनथाकर एंड क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, समालोचनात्मक अध्ययन जो है वो महाभारत का ये करते हैं। 1919 में गवर्नमेंट जो है प्रसिद्ध जो वी एस सुधाकर हैं, ये संस्कृत स्कॉलर हैं, इनके अंडर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है कि आप, इनको काम सौंपा जाता है कि आप एक क्रिटिकल एडिशन लॉन्च कीजिए महाभारत का, एंड इसके साथ एक टीम भी दी जाती है बहुत सारे संस्कृत के स्कॉलर की। इनको कहा जाता है कि आप महाभारत में जितने भी देश के अंदर जितने भी महाभारत से रिलेटेड टेक्स्ट हैं उनका एक एडिशन लॉन्च कीजिए, उनका क्रिटिकल एक एनालिसिस कीजिए कि क्या कॉमन बातें हैं, क्या असल में ये हुआ, क्यों, कौन सी बातें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इनकी टीम ने क्या किया, बहुत सारी संस्कृत की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से उनका कलेक्शन किया गया और उनको देखा गया, कंपेयर किया गया उनके वर्सेस को फ्रॉम द ईच मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो हैंड रिटन होती है, उन्हें सॉफ्ट सर्विस लाइक पाम ट्री या बार्क ऑफ ब्रिच ट्री के जो बार्क है उस पर लिखी जाती है। तो फाइनली सिलेक्टेड वर्सेज अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स, और इन्होंने क्या किया कि कॉमन जो चीज़ें थी, जो श्लोक कॉमन हर टेक्स्ट में मिले, उनको अलग से कंपाइल कर दिया। इस काम को करने के लिए इनको 43 ईयर्स लगे और इन्होंने 1300 पेज का एक क्या किया, इसको काम करने में 47 वर्ष लगे थे, 47 ईयर्स लगे थे और 1300 पेजेज का इन्होंने क्या किया था, ये कंपाइल किया था। और इसमें वो सारे एलिमेंट्स यानी कि वर्जन्स 1300 में ऐड कर लिए गए जो कि संस्कृत में कॉमनली थे। कॉमन से मतलब ये था कि उनसे ये बेस पे लगाया गया कि हाँ, जो हमारा जो उप महाद्वीप है, उत्तर में कश्मीर से लेके नेपाल, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु की सभी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है उनमें समानता देखने को मिली। तो उनसे दो बातें निकल के सामने आई। पहली कि भाई इनमें चाहे इंडिया का ये नॉर्थ पार्ट है या साउथ पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कंपोजिशन देखी गई उनमें कुछ समानताएं हैं। इसका मतलब समानताएं हैं तो इसका मतलब कुछ इवेंट तो सत्य है, ट्रू है और वो हुए हैं। दूसरा ये था कि इनमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिली, वेरी करते रहे ये प्लेस टू प्लेस। अब इसका रीज़न ये रहा होगा कि भाई जो भी प्लेसेस हैं वहाँ के जो लिखने वाले हैं या ऑथर नरेटर्स हैं या राइटर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस इस चीज़ पे देखने को हमें अब मिला, इसलिए इसमें डिफरेंसेस भी देखने को मिले। अब वही कह रहा है वेरियस रीजनल वेरिएशन आल्सो फाउंड, कि महाभारत के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं हिस्टोरियंस ने उनकी, क्योंकि अलग अलग जगह पे जब लिखा जाता है तो वहाँ का लेख जो होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है उसका असर भी उसमें ज़रूर देखने को मिलता है, उस इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लोकल आइडियाज़ भी उसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए तो अगर हम देखें जो ओरिजिनल ये माना जाता है कि जो एपिक था महाभारत का उसमें 1000 श्लोक थे, लेकिन एट द एंड 1 लाख हो गए। तो ये कहाँ से आई, कहीं ना कहीं वेरिएशन होती चली गई। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली एंड नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड अ किंगशिप, कि बंधु जो परिवार हैं उनके बारे में जानकारी है, जो कुनबे हैं उनके बारे में जानकारियाँ, और उस फैमिली में जो नॉर्म्स फॉलो किए जाते थे उनके बारे में जानकारियाँ। दी ओल्ड फैमिली आर जो थी उनमें आइडेंटिकल किया गया, और वेरी सारी फैमिलियों को आइडेंटिकल नहीं कर पाई और वो वेरी करती थी इन द टर्म ऑफ नंबर्स, नंबर के अकॉर्डिंग, उनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो उनके बीच में होते थे, और ये अलग अलग तरह की कार्रवाई यानी कि अलग अलग कार्य भी करते रहते थे।
तो उनके क्रियाकलापों में भी कई समय में भिन्नता देखने को मिलती थी, एक जैसे नहीं दिखा देते थे। और जो लोग हैं सामान्यतः वो बिलोंग करते थे एक सेम फैमिली में, और वो शेयर करते थे फूड एंड अदर रिसोर्सेज, और वो अलग अलग जो रूल हैं, रेगुलेशन है या उनके कस्टम्स हैं, उनको भी फॉलोअप किया जाता था। तो ये फैमिली है, अगर टेक्निकली हम कहें तो फैमिलीज जो है जनरली एक लार्ज पार्ट ऑफ नेटवर्क को माना गया था, जो पीपल जानते हैं, और कई बार उनके रिलेटिव्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता था उनकी फैमिली के अंदर। ये फैमिली जो है कहीं ना कहीं ब्लड एंड नेचुरली आपस में जुड़ी होती थी, इनके अंदर रक्त जो संबंध हम कह सकते हैं, ब्लड रिलेशन जो है वो होते थे, इसलिए इनको एक फैमिली माना जाता था। और इनको डिफाइंड किया जाता था अलग अलग वे में भी। कई जगह इन सोसाइटी में जो कजन हैं उनको भी फैमिली में इंक्लूड किया जाता था, और कई में क्या करते थे, रिलेटिव्स और इन जो कजन्स हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। और बहुत सारे ऐसे केसेस में जो अर्ली सोसाइटी में हम देखने को मिलते हैं, इजी था हिस्टोरियंस के द्वारा कि इन्फॉर्मेशन ड्राइव कर ले फैमिली के बारे में, परंतु ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इलाइट ग्रुप के बारे में मिलती है, जो सम्भ्रात परिवार हैं या अमीर जिनको कहा जा सकता है, रिच पर्सन, उनके बारे में मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट दी अ फैमिली रिलेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, पुअर पीपल या आम आदमी की जानकारी इतनी नहीं करती हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स दी फैमिली एंड किंगशिप, कि उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है, उसके प्रति भी हमें देखने को ये मिलते हैं कि लोगों की सोच का भी पता चलता है कि वो किन विचारों से बंधे हुए थे एक दूसरी फैमिली के द्वारा। हालांकि इसको इन्वेस्टिगेट और एनालाइज करने के बाद हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वही इन फैक्टर्स ने भी उनके इतने ही इम्पोर्टेंट रहे होंगे, लेकिन लोगों की सोच जो है, एटीट्यूड जो है, उनकी जो थिंकिंग है, उसका भी असर इन रिलेशन से इन फैमिली पे देखने को मिला होगा। कई मानते होंगे कि रिलेटिव जो है वो हमारी फैमिली है, कई नहीं मानते होंगे कि रिलेटिव्स या कजन जो है उनसे हमारी फैमिली नहीं बनती है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ पैटर्निटी एंड आइडिया ऑफ किंगशिप एंड सक्सेशन। The patrilineal system, a son have to claim their father wealth when the later died। कि पैट्रिलियल सिस्टम क्या होता है, पहले पिता, पिता के बाद पुत्र, पहले उसका फादर, फिर उसके सन, फिर उनके सन, ऐसे ये सिस्टम चलता रहता है। इसे बोलते हैं पित्रात्मक सत्तात्मक समाज, पैटर्निटी सिस्टम इसको बोलते हैं। इन केस अ किंग डिड नॉट हैव ए सन, तो सक्सीड कौन करता था, वन ऑफ हिज ब्रदर, उसका जो भाई होगा वो करेगा या उसके भाई के बच्चे करेंगे। लेकिन कई जगह ऐसे भी देखने को मिला है कि वहाँ पे कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो थ्रोन्स की जो क्लेम है उसमें आपके क्या करते हैं, वुमेन या उनके तो या तो कुंबे वाले क्लेम करते हैं, या कई जगह पे ये भी देखने को मिला है कि वुमेन ने भी एक्सरसाइज की है पावर को। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा था कि प्रभावती गुप्ता कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री है, यानी कि उसकी डॉटर है, और ये वोटाकस जो है उनकी डायनेस्टी की क्या है, रानी है, और इसने गांव भी दान में दिया था। ऐसा कम चेंज, ऐसे एग्जाम्पल कम देखने को मिलते हैं। और रूल ऑफ मैरिज, धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग जो है 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज उसमें स्टार्ट किए गए थे, और इनमें से आउट ऑफ 4 मैरिज आ रहे हैं गुड, और 4 उनको नहीं मानते थे, अच्छे नहीं माने जाते। 4 को अच्छा माना जाता है, 4 को अच्छा नहीं माना जाता। 4 को अच्छा क्यों नहीं माना जाता था, क्योंकि दे डोंट फॉलो बाय दी ब्राह्मण नॉर्म्स, ब्राह्मण नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको फॉलोअप नहीं किया जाता, इसलिए वो अच्छे नहीं माने जाते थे। वुमेन कुड नॉट गेट एनी शेयर इन पैटर्नल प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता, डॉटर होती तो उसका कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन एक्सोगेमी क्या थी, उसमें चली हुई थी मैरिज जो होती थी वो चलती थी, लेकिन ये आउटसाइड की जाती थी। जो उनका गोत्र विवाह होते थे, या किंग जो उनका कुनबा होता था, उनका समाज होता था, बंधु होते थे उनके, उनसे बाहर जो शादी की जाती है उसको बोला जाता था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था, बन गया था कि कन्यादान करना, जो गिफ्ट ऑफ डॉटर बाय दी फादर, ये सबसे मेन ड्यूटी बन गई थी
फादर की कन्यादान करना एक अपनी लड़की का। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मैरिज, इसमें तुम्हें टाइप ऑफ मैरिज, यहाँ पे कुछ मैरिज के टाइप्स दिए गए हैं। इंडोगमी यानी कि रेफर टू द मैरिज इनसाइड वन ओन ग्रुप्स, अपनी ही जाति के बीच अपने ही सेम गोत्र वालों के साथ शादी करना। एक्सोगमी यानी कि रेफर टू मैरिज आउटसाइड वंस वन ग्रुप ऑफ किन, अपने ही जो जाति है या गोत्र है उसके साथ शादी ना करके किसी दूसरी गोत्र के साथ शादी कर लेना। पोलीगैमी यानी कि पोलीगैमी रेफर टू द मैरिज इन विच ए मैन हैज सेवरल वाइफ्स, एक हस्बैंड है उसकी बहुत सारी वाइफ का होना। बहुपत्नी विवाह। पॉलीएंड्री यानी कि एक इसके अंदर रेफर जो है जो प्रैक्टिस है जिसमें वुमेन कुड हैव मोर देन वन हस्बैंड, इसके अंदर क्या है वाइफ जो होती है वो एक से ज़्यादा पति रख सकती है। नेक्स्ट, धर्मसूत्र एंड द धर्मशास्त्र, दीज धर्मसूत्र एंड दीज आर द code of conduct of social society या rule of for the social society, and these are written by the Brahmins in Sanskrit मीन्स। और इन्हीं के साथ वहाँ पे जो है छोटे छोटे टाउन्स डेवलप होते हैं जहाँ पे जो नियर बाई विलेज के या शहर के लोग वहाँ पे आते हैं, एक दूसरे मिलते हैं और वहाँ पे बाई और सेल का काम किया जाता है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं या गुड्स हैं और वो साथ में अपने आइडियाज़ को शेयर भी करते हैं। इससे हमें अर्बन हाल सिचुएशन जो अर्बन लाइफ उनके बारे में जानकारी मिलती है। दिस might lead to the questioning of the earlier beliefs and society, और इसके बेस पे धीरे धीरे वहाँ पे जब आइडिया शेयर किए जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रीवियस जो कंडीशन है उनके बारे में जानकारियाँ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिसाइज कर इसका आंसर देने के लिए इनको चैलेंजेज है इनको करने के लिए क्या किए जाते हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कंपाइल्ड किए जाते हैं बाय द ब्राह्मण्स। फीचर ऑफ गोत्र, गोत्र क्या है, गोत्र एक सरनेम है, एक टाइटल है जो लोगों के द्वारा यूज किया जाता है अपने नाम के साथ, एक पहचान है जाति की। गोत्र जो गोत्र है वो नेम गिवन द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उनके ग्रुप के पीपल जो है उनको दिया जाता है नेम ऑफ द वैदिक सिर, जो उनके वैदिक ऋषि हैं, जो ऋषि हैं कोई भी ऋषि है उनका, जैसे व्यास या गौतम वशिष्ठ ये ऋषि हुए हैं, इनके आगे इनको फोर फादर मान के इनके कुल चलाया जाता है और इनके कुल से संबंधित व्यक्ति इनके जो नाम है उनको एज ए गोत्र यूज कर सकते हैं, तो उसे हम गोत्र बोलते हैं उस नाम को ही। दिस सिस्टम गोत्रा सिग्निफिकेंस टू दी वुमेन, बड़ी ही महत्वपूर्ण है ये गोत्र वुमेन के लिए, उनके लिए ये माना जाता है कि जो गोत्र है शादी के बाद जो वुमेन है उसको छोड़ देना पड़ता है अपने पिता का और अपने हस्बैंड का गोत्र जो है वो यूज किया जाता है। दूसरा ये है कि जो मेंबर हैं सेम गोत्र के वो आपस में कभी भी शादी नहीं कर सकते, कुड नॉट मैरी, वो एक ही सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी एग्जामिन द नेम ऑफ द वुमेन मैरिड टू दी सातवाहन रूलर्स, जब सातवाहन रूलर्स की जो वुमेन हैं उनकी हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो ड्राइव किए गए हैं फ्रॉम देयर फादर गोत्र सच एज गौतम एंड वशिष्ठ, कि उनकी जो वाइफ है जो उनकी वुमेन है वो अपने फादर का गोत्र नहीं छोड़ती हैं, वो अपने फादर का गोत्र भी साथ में लगा के चलती हैं, उन्होंने कभी भी उनको नहीं छोड़ा है, ऐसा सातवाहनों में है। बाकी ये कहा गया कि बाकी सब के लिए छोड़ा गया है, लेकिन सातवाहन रूलर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की जो वुमेन है शादी के बाद वो अपने पिता का ही गोत्र यूज करती हैं, वो अपने पति का गोत्र यूज नहीं करती हैं। The instead adopting name derived from their husband गोत्र instructed by the Brahmanic rules, हालांकि ब्राह्मण रूल्स को हम देखें तो उसमें कहा गया है कि इनका जो नाम है वो हस्बैंड के नाम के साथ जुड़ जाना चाहिए, पर हस्बैंड का जो गोत्र है वो यूज किया जाना चाहिए, लेकिन सातवाहन जो है ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सम वुमेन जो है मैरिड टू
सातवाहना रूलर बिलोंग टू दी सेम गोत्रा। और हमें ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारी वुमेन जो हैं उन्होंने सातवाहन रूलर के साथ शादी की और उनका सेम गोत्र था। इसका मतलब वो सेम गोत्र में शादी करते थे, यानी कि वाइंडोमी सिस्टम जो था उसको फॉलोअप किया जाता था। ही ऑब्वियस द रेन काउंटर द आइडिया ऑफ एक्सोगोमी रिकमेंडेड द ब्राह्मण टेक्स्ट। जो ब्राह्मण टेक्स्ट में कहा गया था कि भाई अपने सहगोत्र विवाह अपने ही उसमें गोत्र में नहीं शादी करनी है, बाहर करनी है, उनको वो काउंटर करते हैं। वहाँ ये नहीं करते हैं, वो आप उस सहगोत्र विवाह को अपनाते हैं कि हाँ वो अपने ही गोत्र में क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, ऐसा वो मानते हैं। सेवरल कम्युनिटी इन द साउथ इंडिया। हालांकि साउथ इंडिया के अंदर ये सिस्टम ब्राह्मणिकल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, लेकिन सातवाहनों के अंदर ऐसा नहीं किया जाता। और कई बार ये जो हैं ऐसी इस तरह की जो मैरिजेज की जाती हैं इंडोगोमी की तरह, तो ये इसलिए भी की जाती है कि वो अपना जो कुल है उसको थोड़ा सा अपने जो है क्लोज भी कर सके, लोगों को क्लोज भी ला सके, और उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी ये शादी की जाती थी। अब इसके अंदर जो ब्राह्मणिकल टैक्स थे इनको काउंटर करने के लिए जो सातवाहन है इन्होंने बड़ा ही इंस्पायरल जो एविडेंस है वो प्रस्तुत किया है विरासत के तौर पे। कैसे, जो सातवाहन रूरल्स हैं ये अपनी मेट्रोनिक्स यानी कि अपनी माता का जो टाइटल है वो यूज करते हैं अपने नाम के साथ। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र यानी कि गौतमी का पुत्र सतकर्णी, तो ये कहीं ना कहीं अपनी माता का नाम कहीं ना कहीं नाम के साथ जोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी मदर को। परंतु सक्सेशन टू द थ्रोन व जनरली पैटर्नियल, लेकिन जब थ्रोन की बात आती है तो ये पैटर्नल सिस्टम पे ही आधारित है। पिता के बाद फादर के बाद सन, सन के बाद उसका सन। लेकिन जब नाम की बात आती है, टाइटल्स की बात आती है, तो उसमें माता का टाइटल यूज किया जाता है। और ये रूलर्स जो हैं इन्होंने मेंशन भी करवा रखा है अपने इंस्क्रिप्शन में। बहुत जगह बहुत सारी इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले जिनके अंदर माता का नाम यूज किया रखा है। फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी सन ऑफ गौतमी। कास्ट, जाति। अब ये जाति क्या थी भाई? देखिए, आपको वर्ण सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ। भाई पहले 4 वर्ण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और उसमें कास्ट सिस्टम नहीं था। पहले क्या होता था, ऐसा माना जाता है, एक संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो ये कास्ट सिस्टम था, ऐसे वर्ण सिस्टम चला हुआ था, तो सारे वर्णों की जो वाइफ होती थी, जब भी जिसको भी बच्चा पैदा होने वाला होता था, तो ये दूर आश्रम में जाते थे और आश्रम में ही इनके बच्चा पैदा करवाया जाता था और वहीं पे उसको रखा जाता था औरत को। थोड़े दिन के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो औरत को वापस घर पे भेज दिया जाता था और बच्चे को वहीं पे उसकी एजुकेशन दी जाती थी, वो बड़े होने तक वहीं पे रखा जाता था। अब बड़ा होने के बाद अब यहाँ पे ये पता नहीं चलता था किसका बच्चा क्या बनेगा। मान लीजिए अब ब्राह्मण का बच्चा गया या किसी वैश्य का बच्चा गया यहाँ पे, और वैश्य का बच्चा यहाँ देखे तो वैश्य है यानी कि गोल्ड स्मिथ है फॉर एग्जाम्पल, या सुनार का काम करता है, लेकिन यहाँ पे वो इतने एलिजिबल है या स्ट्रॉन्ग है कि वॉरियर बन सकता है, तो उसको वॉरियर के घर में भेज दिया जाएगा। तो उस समय ये पता नहीं चलता था किसका बच्चा किसके घर जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसकी स्किल उसको वो कैटेगरी दी जाती थी, तो उसी कैटेगरी में वो फिर रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के मन में थोड़ा सा विश्वास बनना स्टार्ट हो गया, विश्वास पैदा हो गया कि किंग ने कहा कि नहीं, मैं तो मेरा बेटा, मुझे पता ही नहीं है किंग कौन बन रहा है, किंग तो मेरा बेटा ही बनना चाहिए। तो उसने कहा कि अपनी वाइफ को मैं नहीं भेजूंगा और अपने घर पे ही अपने बच्चे का लालन पालन करूंगा। तो ऐसे किया। फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों ने भी ऐसा करना, फिर शूद्र वैश्य ने भी और शूद्रों ने भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये सिस्टम डेवलप हुआ तो बाय बर्थ क्या हो गया, ये पैसे आगे चलने लगे, ऑक्यूपेशन आगे चलने लगे, और यही ऑक्यूपेशन किस में कन्वर्ट हो गए फिर आगे चल के कास्ट सिस्टम में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रेफर टू द सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज। जो सोसाइटी है उसमें हायरार्की बनी हुई है और उसी सोशल कैटेगरी बनती है, उसी हायरार्की के बेस पे सोशल कैटेगरी बनती है, जो कि हमारे धर्म सूत्र और
में मेंशन कर रखी है। वहीं से चल के ये क्या बन जाती है, कास्ट बन जाती है। और इसमें ब्राह्मण जो हैं वो सबसे क्लेम करते हैं कि सबसे टॉप पे कौन है, ब्राह्मण, और सबसे नीचे जो हैं वो शूद्र हैं। सबसे बॉटम में ये है और अपर में ये है। द ब्राह्मण क्लेम करते हैं ये ऑर्डर जो है डेवनली ऑर्डर है, कि देवता के द्वारा, भगवानों के द्वारा ये ऑर्डर किया रखा है। ये ऑर्डर जो है हमने नहीं बनवाया, ये तो भगवानों ने बना रखा है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र डिस्क्राइब करते हैं रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन और द 4 कैटेगरी ऑफ वर्न। और इसके अंदर जो धर्मसूत्र है ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनका कौन कौन क्या क्या कार्य करेगा। ब्राह्मण जो है ये स्टडी एंड टीच ऑफ द वेदाज, ये पढ़ाई का काम करवाएंगे और वेद पढ़वाएंगे। परफॉर्म सैक्रिफाइसेज एंड सैक्रिफाइसेज परफॉर्म्ड, ये खुद यज्ञ करेंगे और दूसरों को यज्ञ करवाएंगे। एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, और ये उपहार देंगे और उपहार लेंगे। क्षत्रिय जो है इंगेज इन द वारफेयर, वो लड़ाइयाँ लड़ेगा, प्रोटेक्ट करेगा लोगों को, एंड प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, जस्टिस करेगा, स्टडी वेद पढ़ेगा, एंड सेक्रीफाइसेज करेगा और परफॉर्म करेगा। सेक्रीफाइसेज यानी कि युद्ध के साथ साथ वो क्या करेगा, जो है परफॉर्म करेगा और गिफ्ट भी किसको देगा, ब्राह्मण को गिफ्ट भी देगा। अब वैसे जो हैं उनसे ये आशा की जाएगी कि वो गिफ्ट देंगे, साथ में सेक्रीफाइसेज करेंगे, स्टडी करेंगे वेदाज की, और साथ में एग्रीकल्चर और अदर्स जो ऑक्यूपेशन है या ट्रेड है वो काम उनके द्वारा किया जाएगा। सबसे लास्ट में जो बचेगा वो शूद्र बचेगा, और शूद्र जो है उसकी एक ही जॉब होगी कि ये तीनों जो हाई वर्ण है, इनसे हायर वर्ण है, उनकी ये सेवा करेंगे, ऐसा माना गया है। हालांकि ये जो वर्ण सिस्टम है ब्राह्मण के द्वारा, 3 जो इसमें स्ट्रेटजीज हैं, 3 बातें हैं जिनके बेस पे ये इस चीज़ को बनवाते हैं, फोर्स करवाते हैं। पहला क्या कहता है, ये कहते हैं कैसे चलाए इन्होंने वर्ण सिस्टम, कहा कि ये जो है वो देवीय शक्ति के आधारित है। भाई हमने नहीं किया, ये तो भगवानों ने बना के भेजा हुआ है। सेकंड ये कहते हैं जो किंग है उनको एडवाइस देते हैं कि आप इंश्योर कीजिए कि ये वर्ण सिस्टम आपके जो है साम्राज्य उसमें फॉलो किया जाना चाहिए। थर्ड ये कहते हैं कि भाई ये हमने नहीं कहा, ये तो डिटरमाइन है बाय बर्थ ही अपने आप स्टेटस जो है कि कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, कोई शूद्र बनेगा, कौन किंग बनेगा, ये बात इसमें कर रखी है। इंडियन किंग जो है, हालांकि इंडियन किंग की हम बात करते हैं, बहुत सारे किंग जो है नॉन क्षत्रिय हुए हैं, हालांकि नॉन क्षत्रिय, लेकिन अकॉर्डिंग टू शास्त्र, धर्मसूत्र या धर्म शास्त्र जो हैं ये कहते हैं ओनली क्षत्रिय वर सपोज टू बी अ किंग, कि इनके अकॉर्डिंग तो क्या है, धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग क्या है भाई, प्रोटेक्ट कौन सा कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है। तो इसका मतलब किंग भी कौन बन सकता है, सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता है, उसके अलावा कोई भी किंग नहीं बन सकता है। बट ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, बहुत सारे ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, कोई भी पर्सन जो किसी का सपोर्ट जीत सकता है और रिसोर्सेज को जीत सकता है, वो अपने आप पे डिपेंड बन सकता है। और ये थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ बर्थ, इसको डिक्लाइन या इसका डिसोबे कर सकता है, इससे आगे वो जा सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग टू ओरिजिन ऑफ मौर्य। जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो घनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य जो इस्टेब्लिशमेंट की थी मौर्य डायनेस्टी की, वो क्या थे, उसमें जो लेटर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो ब्राह्मण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, वो ये बताते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं थे, ये तो क्या थे, लो ओरिजिन के थे, ठीक है ना। ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट तो कहते हैं ये क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि नहीं ये तो लो कास्ट के थे। तो कहीं ना कहीं जो ये थ्योरी बनी हुई थी कि क्षत्रिय ही क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं, ये मौर्य ने तोड़ दिया था। और इनके बाद मौर्य के बाद जो आए शुंग एंड कण्व हुवर ब्राह्मण्स, और ये दोनों भी क्या थे, शासन करने वाले थे, शासक थे, रूलर्स थे, डायनेस्टी थी, ये भी ब्राह्मण थे। और सातवाहन
द गौतमीपुत्र सतकर्णी क्लेम टू बी अ ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द क्षत्रिय प्राइड। और ये अपने आप को एक महान ब्राह्मण बताते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो सातवाहन किंग हैं, और साथ में ये कहते हैं कि हम स्त्रियों का दमन करने वाले हैं, स्त्रियों को खत्म करने वाले हैं। तो ये क्या है, और साथ में ये आप क्लेम करते हैं, इंश्योर करते हैं देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंग द मेंबर ऑफ द फॉरवर्नर्स। इंटर मैरिज नहीं हो सकती, लेकिन इसमें तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, अलायंस की जाती हैं। द किंग ऑफ रुद्रदमन का इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, जो कि एक मलेच माने जाते हैं, और ये इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी की थी। और जो सातवाहन है ये भी अपने, अभी हमने पढ़ा था कि अपने ही गोत्र के में ही शादी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्राज, ये तो कहता है ना कि फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन assume the integration with the framework caste and often to complicated process। अगर है ये देखा जाए तो एक कास्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन सातवाहन जो है वो एक ब्राह्मण भी है। अब देखिए, पहले तो कह रहे थे कि भाई कास्ट सिस्टम में 4 वर्ण है, वही काम करेगा जो उसके बाई बर्थ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल गए जिसमें ये सिस्टम तो डिक्लाइन कर दिया गया था। ये सातवाहन जो हैं क्षत्रिय नहीं थे, खुद को ब्राह्मण बताते हैं, और ये ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण होने के कारण भी ब्राह्मणों की बातें नहीं मान रहे हैं, धर्मसूत्र को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये क्षत्रिय की जगह खुद किंग बन गए। दूसरा, ये क्या करते हैं, मैरिज अलायंसेस बनाते हैं अदर पीपल के साथ भी, जो सिस्टम है इंटर कास्ट मैरिज भी कर लेते हैं। दूसरा, ये अपने गोत्र में ही विवाह कर लेते हैं, जो कि ब्राह्मण टेक्स्ट में ये नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये प्रोसेस जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। मलेज, मलेज किसको कहते हैं, असंस्कृत भाषी को, जो दोज आर नॉट स्पीक असक एंड कुसान रूलर्स हु केम फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। रिगार्डेड एज ए बारपेन, निर्दयी, काफ़ी असभ्य जिसको बोला जाता है। आउटसाइडर नोन एज मलेज, जो आउटसाइडर है, जो यहाँ के नहीं है, जो संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत नहीं बोलते हैं, तो देव की भाषा बताई गई उसको नहीं बोलते हैं, जो बाहर से हैं उनको हम क्या कहते हैं, मलेज कहा जाते हैं। सम पावरफुल मलेज वर फैमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशन, हालांकि कुछ पावरफुल मलेज हैं जो संस्कृत ट्रेडिशन से या संस्कृत लैंग्वेज बोलने वाले भी थे। एक स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन मंदसौर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर है वो, वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि प्रोवाइड करवाती है इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सोशल प्रोसेस एंड नेचर ऑफ गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते हैं, गिल्ड्स का मतलब होता है श्रेणियाँ, यानी कि जो मान लीजिए गिल्ड्स के अंदर क्या है, जो क्राफ्ट पर्सन है, कोई भी सेम क्राफ्ट, मान लीजिए कारपेंटर है, कारपेंटर ने अपनी एक श्रेणी बना ली, एक संस्था बना ली, उसको बोलेंगे गिल्ड्स। ये गिल्ड्स जो हैं वो उसके ट्रेड्स को, प्राइज को, उनके इंटरेस्ट को काफ़ी प्रोटेक्ट करेगी। इट रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ द गिल्ड इन द सिल्क वीवर्स। अब ये बड़े बड़े नहीं, सिल्क वीवर भी क्या क्या है इन मंदसौर में, क्या है इन सिल्क वीवर के बारे में जानकारी मिलती है। गिल्ड्स क्या थे, जो कि वैश्य के द्वारा बनाए जाते थे अलग अलग, जैसे गोल्ड स्मिथ है, उन्होंने अपनी गिल्ड्स बना ली, ब्लैक स्मिथ उन्होंने अपनी बना ली, बार बार उन्होंने अपनी बना ली। तो इस इंस्क्रिप्शन में हमें क्या है, सिल्क वीवर्स, जो सिल्क का काम बुनने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि रहने वाले कहाँ के थे, लता गुजरात पर के थे, लेकिन शिफ्टेड हो गए थे कहाँ पे, मंदसौर में। उन्होंने सुना था कि यहाँ का जो किंग है वो काफ़ी दयालु है और वहाँ पे हम जाके रह सकते हैं। तो मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड वार बेस्ड ऑन द शेयर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सम मेंबर अडोप्टेड डिफरेंट ऑक्यूपेशन। हालांकि ये गिल्ड जो है सेम प्रोफेशन वालों में आपस में ही बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार इनके जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ऑक्यूपेशन को भी अडोप्ट कर सकते हैं। तो वो दूसरी जैसे ही अडोप्ट करेंगे, वह जैसे ही अडोप्ट करने के बाद वो वैसे ही क्या हो जाएंगे, उस दूसरी श्रेणी के वो सदस्य बन जाएंगे। इंस्क्रिप्शंस जो है फॉर्म्ड इन द पार्ट ऑफ द कॉमन
a profession said by the members. They also collectively decided to invest their wealth, earned craft and construct a splendid temples in honor of sun god. और ये भी इंस्क्रिप्शन मिलती है कि बहुत सारी जगह जो गिल्ड है उन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट किया था और कई जगह पे तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन बना के दान भी दिए हैं और टेम्पल भी बनवाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।